गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12th A1 A2। आज मैं आपका सबक चौथा उर्दू शायरी के 5 दौर का खुलासा लिखवाऊंगी, जिसे मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने लिखा है। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की समान हयात आप लोग कर लीजिएगा और खुलासा मैं आप लोग को लिखवा रही हूँ। तो ये उर्दू शायरी के 5 दौर हैं। तो बच्चों, पहला सबक खुलासा है। पहला दौर में लिखोगी, पहले दौर में उर्दू नज़्म की इब्तिदा हुई, जिससे सारी वजूद में आई, जिसका चर्चा घर घर होने लगा। इस ज़माने की शायरी में ज़्यादातर आशिकिया मज़ामीन नज़्म किए जाते थे। सरफन और अमरा के यहाँ मुशायरों का इनेकाद होता था, जहाँ हर किस्म के लोग शरीक होते थे। इस दौर के शोरा में वली दक्नी एक ख़ास मुकाम था। वो इस वक्त के पहले साहब दीवान शायर थे। वली के बाद दिल्ली में भी सैकड़ों साहब दीवान शायर हुए। इन शायरों के कलाम में तकल्लुफ़ से हटकर वो कुछ होता था जो अपनी आँखों से देखते थे। वो दूर दूर की तशबीहात और इश्तियारात से परहेज़ करते थे। इसलिए इन शोरा के कलाम में सादगी, रवानी और बेतकल्लुफ़ी भी नज़र आती है। तो बच्चों, अब आपका आता है दूसरा दौर। दूसरे दौर में दाखिल होते होते ज़ुबान में कुदरती हुस्न शामिल होता गया। इस दौर में शायरी में फसाहत और बलागत पैदा होती गई। ये कुदरती हुस्न एक खुदादाद सलाहियत है, जिससे तसन्ना और बनावट का कोई वास्ता नहीं है। इसी वजह से शायरी में कुदरती अंसर शामिल होता जाता है। इस खूबी का वस्फ ये है कि शायर के दिल में जो कुछ होता है, इसको जूं का तूं बयान कर देता है। वो ख्याली रंगों में गुम नहीं होते। इनकी ज़ुबान तोते और बुलबुल की तरह साफ़ और कुदरती अलहान से भरपूर होती है हुस्न वही जिसमें बेसाख्तापन निकले। है ना बच्चों? पहला दौर हो गया, दूसरा दौर हो गया। अब आपका आया तीसरा दौर। तीसरे दौर में उर्दू शायरी की फसाहत और बिलागत कूट कूट कर भरी है। जो ज़ुबान किसी ज़माने में अधकचरी थी, इस दौर के शोरा ने इसे कुदूरतों और लगबियात से पाक साफ किया और इसको काफ़ी हद तक सहल और हसीन बना दिया। यही वो दौर है जिसे हम उर्दू शायरी की रूह कह सकते हैं। इस दौर के शोरा में सौदा, मीर और ख्वाजा मीर दर्द का ज़ुबान को निखारने में इनका अहम मकाम है। कुछ अहले आम कहते हैं हर साल के बाद ज़ुबान में कुछ फ़र्क वाज़ी होता है। तीसरे दौर के शोरा को फ़न उर्दू की इमारत का मेयार कहा जाता है। बहुत से पुराने अल्फाज को तर्क करके फ़ारसी की नई तरकीबों को अपनाया, जिनसे इनके कलाम में शीरनी पैदा हो गई। फिर भी इनके कलाम में बहुत सी बातें ऐसी थी जो अब मतरूक हैं। अब आता है आपका चौथा दौर। चौथा दौर सैयद इंशा मुसफ़्फ़ी ज़ुर्रात और मीर गुलाम हसन का दौर था। ये शोरा सोखी और ज़िंदा दिली के लिए मशहूर है, मगर इनका दायरा फ़िक्र पुरानी शायरी तक महदूद है। गो कि इन्होंने उर्दू शायरी को बहुत कुछ दिया, मगर ज़ुबान की तरक्की के नाम पर कभी भी कदम आगे ना बढ़ाएं। इस दौर में रंगीन के यहाँ कुछ नए ख़यालात देखने को मिलते हैं। इस दौर में बहुत सी ज़ुबानों को मतरूक करार दिया गया और इनकी जगह नई इस्लाहों का इस्तेमाल किया गया। सैयद इंसा ज़ुर्रात ने बहुत सी रवायती बातों को नज़रअंदाज करके अपने कलाम का अंदाज़ जुदा रखा। बच्चों, अब आता है आपका लास्ट उर्दू शायरी के 5वां दौर। इस दौर में 2 तरह के शोरा नज़र आते हैं। एक वो जिन्होंने शायरी के रवायती अंदाज को अपनाया, दूसरे वो जिन्होंने नई फ़िक्र व जिद्दत ख़यालात से
کام لیا اور اردو شاعری کو ایسا موڑ دیا جس سے ان کا کلام مقبول اور پر اثر ہوتا گیا۔ ان بزرگوں کی نازک خیالی میں کوئی شک نہیں، انہوں نے اپنے کمال فن سے شاعرانہ موڑ کو کس حد تک سنوارنے کی کوشش کی، مگر اس کوشش کے چلتے پہلے دور کی سادگی اور لطافت کم ہوتی گئی اور شاعری سادگی اور قدرتی لطافت کے برعکس محض نئی کرتبوں کا شکار ہو کر رہ گئی۔ تو بچوں، یہ تمہارا سبق پورا ہو گیا، اردو شاعری کے 5 دور۔ یہ سبق آپ کا چوتھا تھا بچوں، تو اسے بھی آپ لوگ اپنی کاپی پر اچھے سے لکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے بچوں۔